आनंदपुर नाम के गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही आलसी था, किसी भी काम में मन नहीं लगाता था, बस घर में बैठ के खा पी के मजे से रहता था। उसके माँ बाप बहुत मेहनती थे। घर में गरीबी होने के कारण उन्हें काम करना पड़ता था। अरे राजू, थोड़ा काम भी कर लिया करो, ऐसे बैठकर कब तक खाओगे? जब तक हम कमा रहे हैं तब तक घर में खाना मिलेगा, लेकिन जब हम कमा नहीं पाएंगे तब घर में खाने के लाले पड़ जाएंगे। अरे माँ, मैं जब कमाऊंगा तब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजू की बात सुनकर माँ बाप हताश होकर वहाँ से चले जाते हैं, मगर राजू को इस बात का कोई पछतावा नहीं होता। अरे इस राजू का क्या करे, हम कुछ भी नहीं सुनता। हमें ही कुछ करना होगा। मुझे एक अच्छा विचार आया है। अगर हम काम पर ना जाके घर पे ही बैठे तो खाने के लाले पड़ जाएंगे और शायद इससे उसे कुछ समझ आ जाए। करके देखते हैं, लेकिन क्या पता उसका नतीजा क्या होगा। जो भी हो, राजू को ठिकाने तो लाना ही पड़ेगा। अगले दिन राजू के माँ बाप सुबह देर तक घर पर ही सोए रहते हैं। क्या हुआ है आज? आप काम पर नहीं गए? छुट्टी है क्या आज? नहीं बेटा, अब हम थक गए हैं। ये काम वाम हमसे नहीं होता, जो होगा वो देखा जाएगा। अरे माँ, ये पिताजी क्या बात कर रहे हैं? तुम कुछ समझाओ इन्हें। अगर वो नहीं कमाएंगे तो हम खाएंगे क्या? जाने दो बेटा, जो भी किस्मत में होगा वही होगा। ठीक है, जाने दो, मुझे क्या है, मैं मेरा टीवी देखता हूँ। ऐसा कह के वो टीवी देखने बैठ जाता है। अब माँ खाना बना के एक जगह बैठ जाती है। वो दिन ऐसे ही निकल जाता है। दूसरे दिन माँ घर में खाना नहीं बनाती, क्योंकि घर में अनाज का एक भी दाना नहीं होता। माँ, कुछ खाने को दो ना, बहुत भूख लगी है। बेटा, घर में कुछ भी नहीं है। हमें आज से भूखा ही रहना पड़ेगा। क्यों माँ, हम भूखे क्यों रहेंगे? आज से मैं ही काम पर जाऊंगा और पैसे भी कमाऊंगा। अजी सुनते हो, आज हमारा बेटा सच में बड़ा हो गया है। हाँ, सुना ही तो दिया, देखूंगा तो मानू। अब राजू हर रोज खेतों में जाकर मजदूरी का काम किया करता था। वो किसी भी राह चलते आदमी की मदद कर देता। अब वो बहुत मेहनत करता है और बहुत पैसे भी कमाता है। अब उसके परिवार के खाने के लाले नहीं पड़ते थे। ऐसे ही एक दिन राजू शाम को खेतों से घर लौटते समय उसे देर हो जाती है और रास्ते में एक बूढ़ा आदमी बहुत ही थका हुआ नजर आता है। उसके पास 3-4 पेटियां होती है। अरे बाबा, क्या हुआ है? आपकी कुछ मदद कर दूं मैं? बेटा, इस बुढ़ापे में इतना भारी सामान उठाया नहीं जाता। बड़ी मेहरबानी होगी अगर तुम मुझे मदद कर दो। इसमें मेहरबानी की क्या बात है, अभी कर देता हूँ। ऐसा बोल के राजू उनका सामान सिर पर उठाकर उनके घर ले जाता है। धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी बहुत मदद की है। ये लो, तुम्हारे लिए। मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं, इसे तुम ले जाओ। और हाँ, ये पेटी कोई साधारण पेटी नहीं है, जादुई पेटी है। इससे तुम जो भी मांगोगे ये तुम्हें दे देगी, मगर मांगा हुआ मिलने के बाद तुरंत इसे बंद कर देना। ठीक है बाबा। ऐसा कह के राजू वो पेटी लेके अपने घर जाता है और अपने माँ बाप को इसके बारे में बताता है। उन्हें इस पर विश्वास ही नहीं होता कि कोई पेटी भी कुछ दे सकती है। राजू वो पेटी आगे रखकर उससे कुछ खाने की चीजें मांगता है। हे जादुई पेटी, मुझे मीठे पकवान और खाना दे दो। तभी पेटी का दरवाजा खुलता है और मीठे पकवान के साथ खाना बाहर आता है। ये सब देखकर राजू और उसके माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं। राजू उस पेटी का दरवाजा बंद कर देता है और वो खाना खा के रात में सो जाते हैं। अब राजू उस जादुई पेटी का इस्तेमाल रोज करने लगा। वो उस पेटी से अनाज की बोरियां मांगता और गांव में जाकर उन्हें बेचता। ऐसे ही धीरे धीरे वो लोग अमीर बन गए। उनके गांव में एक चोर रहता था जिसका नाम था वीरू। वो राजू की तरक्की देखकर दंग रह गया था और इसीलिए वो राजू पर नजर रखने लगा था। एक दिन वो राजू के पीछे पीछे उसके घर आया और चुपके से उसकी खिड़की में से झांक कर देखने लगा। हे जादुई पेटी, मुझे 4 बोरी चावल दो। ऐसा कहते ही पेटी में से 4 बोरी चावल आते हैं। वीरू ये सब देख लेता है और उसी रात छुपके से राजू के घर से वो पेटी चुराकर अपने घर ले जाता है। हे जादुई पेटी, तुम मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के दे दो। उसके ऐसे बोलते ही पेटी से सोने के सिक्के आना शुरू हो जाता है और वो थमने का नाम ही नहीं लेते। मुझे और सोने के सिक्के चाहिए, और चाहिए। धीरे धीरे उसका पूरा घर सोने के सिक्कों से भर जाता है, लेकिन वीरू उस पेटी को बंद ही नहीं कर पाता। वो उन सोने के सिक्कों के नीचे दब जाता है और चिल्लाने लगता है। गांव वाले आकर उसे बचा लेते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। क्यों रे वीरू, इतनी चोरी करता है कि खुद के ही घर को ढेर बना दिया। हमें इसकी कब से तलाश थी, अब हाथ आया है, चल अब हवालात में। ऐसा कह के पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है और वो जादुई पेटी उस चोर के घर से गायब होकर राजू के घर आ जाती है। अब राजू फिर से अपनी जरूरत के अनुसार उस पेटी से चीजें मांगने लगा और एक खुशहाल जिंदगी जीने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें आलस छोड़कर मेहनत की कमाई करनी चाहिए।
बहुत पुराने समय की बात है। आजमगढ़ नाम के एक गांव में फारूक नाम का एक आदमी अपने 3 बेटों के साथ रहता था। वो उस राज्य में अपनी दुकान में तरह तरह के साबुन बेचता था, मगर उस समय लोग बर्तन, रेत और कपड़े भी बिना साबुन के धोते थे, जिस वजह से फारूक का धंधा कम चलता था और इसके कारण उनके 2 वक्त के खाने के भी लाले पड़ते थे। दिन भर साबुन बेचकर भी उनका गुजारा नहीं होता था। पिताजी, आज से आप काम पर मत जाइए, आज से काम पर मैं जाऊंगा। अरे बेटा, तुम अभी छोटे हो, तुम मत करो, तुमसे बड़े भी तो कुछ नहीं करते। नहीं नहीं पिताजी, आप काम पर नहीं जाएंगे। ऐसा कहकर असलम उसी राज्य में काम करने के लिए जाता है। बाजार जाकर उसे जो भी काम मिले वो कर लेता था। कभी बोझ उठा लेता तो कभी किसी का सामान बेच देता था। जिसको जैसी मदद चाहिए उसे मदद कर देता था। उसके बदले में जो भी दाम मिले उस कमाई से उनका घर का गुजारा होता था। फारूक उसके बेटे को खुद के पैरों पर खड़ा देख बहुत खुश था। एक दिन असलम बाजार में काम कर रहा था, तभी वहाँ एक शाही फरमान आता है। सबने अपने सर झुका लिए जाए, राजकुमारी इस रास्ते से जा रही है, सब रास्ते के किनारे खड़े हो जाए। सारे लोग रास्ते के किनारे खड़े हो जाते हैं और राजकुमारी की पालकी वहाँ आती है। अचानक पास ही के जंगल से एक शेर वहाँ आता है और सारे लोग भागने लगते हैं। शेर राजकुमारी के पालकी के पास आता है और जोर जोर से गुर्राने लगता है। उसी समय असलम पास ही लोहा पिघलाने वाली दुकान से एक जलती हुई लकड़ी उठाकर उस शेर के सामने खड़ा हो जाता है। राजकुमारी बहुत डर जाती है और पालकी से निकल के असलम के पीछे खड़ी हो जाती है। असलम बड़ी बहादुरी से शेर को भगा देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई है। मंत्री जी, स्वर्ण मुद्राएं इनको भेंट दीजिए। ऐसा कहकर राजकुमारी वहाँ से चली जाती है और असलम घर लौट आता है। वो कुछ खोया खोया सा है। क्या हुआ असलम, तुम कुछ खोए खोए से हो? कुछ नहीं पिताजी, जिस राजकुमारी को मैंने बचाया उसके बदले में मुझे ये स्वर्ण मुद्राएं मिली है। तो जरा सोचिए, उस राज्य में काम करने वाले लोगों की कितनी कीमत होगी। पिताजी, मुझे लगता है हमें भी उस राज्य में जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वे दोनों जाने के लिए निकलते हैं। राज्य से निकलकर उन्हें बहुत घना जंगल लगता है और उस जंगल के खत्म हो जाने के बाद एक बहुत बड़ा रेगिस्तान। रेगिस्तान में दिन में सफर करना मुश्किल होगा, इसलिए वो सोचते हैं कि रात में रेगिस्तान में सफर करेंगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन वे दोनों सोए हुए थे, तभी असलम को किसी आदमी की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। असलम उठकर उस आदमी को देखने जाता है। असलम उसके पास जाता है और उसे अपने पास का पानी पिलाता है। वो बूढ़ा आदमी असलम को धन्यवाद देता है और उसे एक जादुई कप देता है। बेटा, इस कप में पानी की 5 बूंदे डालना और ये तुम्हें आगे क्या होने वाला है ये सब बता देगा। ऐसा कहकर वो आदमी गायब हो जाता है और असलम के हाथ में वो कप रह जाता है। असलम अपने पिता को जाकर ये सारी बात बताता है, लेकिन उनका इस पर विश्वास नहीं होता। वो दोनों अपनी आगे की यात्रा करने के लिए निकलते हैं। तभी रास्ते में उन्हें फिर एक जंगल लगता है। अचानक उस घने जंगल से एक शेर बाहर आता है। शेर उनके सामने खड़ा हो जाता है। इस बार उनके पास अपने रक्षण के लिए कुछ भी नहीं है। शेर गुर्राते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। उसी समय राजकुमारी चित्रांगना वहाँ मशाल लेके खड़ी हो जाती है। राजकुमारी ने उस शेर को अपनी मशाल दिखाकर भगा दिया और असलम के पास आई। धन्यवाद राजकुमारी, आपने हमारी जान बचाई। धन्यवाद? किस बात का? आपने उस दिन मेरी जान बचाई और आज मैंने आपकी जान बचाई। लेकिन राजकुमारी, आप यहाँ कैसे? मैं अपने पिता के साथ यात्रा के लिए आई थी और यहाँ पे रात को विश्राम करने रुकी हूँ। आप अब हमारे अतिथि बनकर हमारे राज्य में 8 दिन तक रहिए। बाद में आप अपने घर लौट सकते हैं। आप अब हमारे शाही अतिथि हैं। चलिए। असलम अब राजमहल में रहने लगा। एक दिन अचानक उसे उस जादुई कप की याद आई। उसने तुरंत वो कप निकाला और उसमें 5 बूंद पानी डाला। तब उसे दिखाई दिया कि राजा को कोई शैतान मारने वाला है। वो तुरंत ये सूचना राजा को देता है। महाराज, आपकी जान को खतरा है, कोई आपको मारना चाहता है। मुझे कोई मार नहीं सकता, मेरे पास ये मेरे शक्तिशाली अंगरक्षक है, तुम चिंता मत करो। ठीक है महाराज। ये कहकर असलम अपने कमरे में जाता है। उसी दिन की रात को असलम को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और वो अपने कमरे के खिड़की में से बाहर देखता है। उसे कुछ भी नजर नहीं आता। फिर वो महाराज के कक्ष के यहाँ आता है। तब वो देखता है कि कोई आदमी महाराज को मारना चाहता है। असलम तुरंत महाराज के कमरे में जाता है और उस आदमी को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। सिपाहियों, इसे पकड़ो, ये राजा को मारना चाहता है। तभी सारे सिपाही भागकर उस आदमी को पकड़ते हैं। राजा भी नींद से जाग जाता है। राक्षस सारे सैनिकों को धक्का मारकर असलम की ओर जाता है। असलम, पहले तुम मेरे रास्ते का कांटा हो,
पहले मैं तुमसे निपटूंगा, बाद में राजा से। ऐसा कह के राक्षस असलम को मारने आता है। तभी असलम की जेब में से वो कप गिर जाता है और राक्षस अपने मूल सिंह के वेश में आता है। तभी उस कप में से एक बूढ़ा आदमी निकलता है और उस सिंह को मार डालता है। सिंह को मार के वो बूढ़ा आदमी भी गायब हो जाता है। असलम, तुमने आज हमारी जान बचाई है। आज से तुम हमारे राज्य के प्रधानमंत्री हो। धन्यवाद महाराज, आपने मुझे इस काबिल समझा। ये सेवक आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेगा। ये सुनकर राजा भी बहुत खुश हो गया। अब उनके राज्य में कोई समस्या भी नहीं थी। राजकुमारी असलम को मन ही मन चाहने लगी थी और ये इच्छा उसने अपने पिताजी को बताई। तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली। मैं भी यही सोच रहा था। अब शुभ काम में देरी कैसी। महाराज ने असलम से शादी की बात की और राजकुमारी और असलम की शादी सफल रही। अब पूरे राज्य का कार्यभार प्रधानमंत्री असलम ही संभालने लगा और बहुत जल्द ही राजा ने असलम को अपने राज्य का राजा घोषित किया। इस प्रकार एक साबुन वाले का लड़का एक जिम्मेदार और कर्तव्यशील राजा बन गया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अच्छे कर्मों के फल अच्छे ही होते हैं।